हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक था। तो अपन ने यहाँ से जो है एक लेक्चर डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि अपन ने जो यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे थे, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो इसमें जो अपनी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया थी, इसके बारे में जो है अपन कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे जो अपने सिलेबस में दिया गया है वो है सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। तो इसके बारे में जो है इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको देखने से पहले सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि अपनी इम्प्योरिटी क्या होती है ना। उसके बाद अपन इसके सोर्स देखेंगे, है ना। तो बेसिकली अपन जो है पता होगा कि जो इम्प्योरिटी शब्द होता है इसका मतलब होता है अशुद्धियाँ, है ना। तो इम्प्योरिटी क्या होता है, इसको देखने से पहले अपन को थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या देखते हैं कि मान लो समझो कि आपके पास ए और बी दो क्या है, आपके पास सब्सटेंस है। आप जिनको मिला के आप क्या करते हो, एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। नया प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, ए बी है ना। ई और बी आपके पास दो कोई मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है ना। तो उसको मिला के आप कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, ए बी। तो अगर जैसे जब अपन क्या करते हैं, जब ये कोई प्रोडक्ट बनाते हैं अपन जब अपनी फार्मेसी इंडस्ट्री में, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे अपन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, या फिर उसको अपन कोई सब्सटेंस बोल सकते हैं, है ना। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और सब्सटेंस। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी अगर कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या सब्सटेंस जिन चीज़ों से बनाया जाता है, उन चीज़ों को अपन क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं। यहाँ पर तो अपना रॉ मटेरियल ए और बी क्या है, अपना रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे अपना कोई प्रोडक्ट या कोई सब्सटेंस क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो अपन को पता है कि जब भी क्या करते हैं, अपन कोई एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपन रॉ मटेरियल से बनाते हैं, है ना। सिंपल सी चीज़ हो गई, अपन एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, ए बी बनाया है, जिसमें रॉ मटेरियल क्या है, ए और बी है। अब यहाँ पर समझो कि अपन कोई यहाँ पर इम्प्योरिटी क्या आता है वो समझो थोड़ा सा। तो जैसे कि यहाँ पर देखो कि जैसे आपके पास आपको ए बी प्रोडक्ट बनाना है, तो आपके रॉ मटेरियल क्या थे, रॉ मटेरियल थे ए बी, है ना। रॉ मटेरियल थे ए बी। लेकिन अगर आपके रॉ मटेरियल के साथ, ठीक है, आपके ये क्या है, रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल के साथ कोई अगर तीसरा कोई मटेरियल है, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है। अनवांटेड सब्सटेंस मतलब वो जिस सब्सटेंस की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई अनवांटेड सब्सटेंस आ गया है, ठीक है, कहीं गलती हो सकता है, आपको जानबूझ के आ गया हो या गलती से आ गया हो, किसी भी सोर्स से आ गया हो, है ना। तो वो मिलकर आपका क्या बनाएगा, ए बी प्लस सी एक कंपाउंड बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपका प्रोडक्ट था ए बी, लेकिन इसके साथ ये क्या है, कुछ मिलावट आ गई है, ठीक है, मिलावट आ गई है बोले तो उसको, इसी को अपन बोलते हैं इम्प्योरिटी, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। कि जब आपकी जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होता है या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ कोई अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है, आपको प्राप्त हो, ठीक है। अभी अनवांटेड सब्सटेंस हो सकता है कि आपका टॉक्सिक हो, टॉक्सिक मतलब हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो हानिकारक ना हो, मतलब कैसा भी हो सकता है अनवांटेड सब्सटेंस जो कि आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में क्या हो, मिले, है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी बोलते हैं, है ना। सिंपल से यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि जो इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, अशुद्धियाँ, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखो आपने क्या बनाया है कि आपके पास ए बी दो सब्सटेंस है, आपने क्या बनाया, ए बी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया है। तो सिंपल सी प्रोसेस होती है, ए बी अपने क्या है, रॉ मटेरियल है। और यहाँ पर आप देखो कि आपके पास ए बी रॉ मटेरियल है, लेकिन इसके साथ कोई अनवांटेड फॉरेजन पार्टिकल है ना। तो अनवांटेड फॉरेजन पार्टिकल जब आपके रॉ मटेरियल के साथ मिल जाता है तो आपका क्या होता है, आपको इम्प्योर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे कि आपको एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है जिसमें क्या है, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या है, आपको यहाँ पर देख रहा हो सी, क्योंकि सी क्या था, एक अनवांटेड फॉरेजन पार्टिकल था, है ना। अब यहाँ पर शब्द आया फॉरेजन। तो फॉरेजन मतलब होता है बाहरी कोई पार्टिकल, ठीक है। अनवांटेड मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं है, फॉरेजन मतलब बाहरी कोई पार्टिकल, है ना। सिंपल से ये हो गया। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आपकी इम्प्योरिटी क्या होती है। अब बात आती है यहाँ पर अपन डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं, है ना। देखो तो इम्प्योरिटी इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड पॉइजन सब्सटेंस। मतलब इम्प्योरिटी क्या है, ठीक है, किसी भी अनवांटेड पॉइजन सब्सटेंस की प्रेजेंस, ठीक है, जो एक्टिव ड्रग होते हैं उनके अलावा, है ना। तो जब क्या होता है, कोई भी अपन एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनमें जो एक्टिव ड्रग होती है उनके अलावा जो अनवांटेड पॉइजन पार्टिकल होते हैं, अगर वो प्रेजेंस रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन इम्प्योरिटी कहते हैं। यहाँ पर देखो एक्टिव ड्रग आई है तो इसको अपन इसको अपन एक्टिव ड्रग बोल सकते हैं, या इसी की जगह आप जो है रॉ मटेरियल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो जब क्या करते हैं अपन कोई टैबलेट बनाया करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, अपन एक्टिव ड्रग लेते हैं, है ना। तो एक्टिव ड्रग मतलब वो ड्रग होती है जो कोई अपना जो फंक्शन रहती है वो परफॉर्म करती है ना। तो जब क्या होता है, एक्टिव ड्रग के साथ कोई अनवांटेड पॉइजन पार्टिकल आ जाता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अनवांटेड पॉइजन पार्टिकल होता है वो क्या हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, मे बी यानी कि हो सकता है, और मे नॉट और नहीं भी हो सकता है क्या, टॉक्सिक, है ना। और जब क्या होता है कि ये जो है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो है फाउंड होता है, या बोले तो अपन को मिलता है ना। तो इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी क्या है कि अनवांटेड पॉइजन पार्टिकल है, ठीक है, एक्टिव ड्रग के अलावा, जो कि क्या होता है टॉक्सिक भी हो सकता है और टॉक्सिक नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आपके जो फार्मास्यूटिकल जो सब्सटेंस होता है, प्रोडक्ट होता है, उसमें आपको फाउंड होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी कहेंगे। अब अपन यहाँ पर देखें इम्प्योरिटी के कौन कौन से सोर्स हैं। तो देखो इम्प्योरिटी के जो है मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो सोर्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले है कि रॉ मटेरियल, यानी कि जो जब क्या होता है कोई प्रोडक्ट बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है उसके जरिए भी आ सकती है, जैसे कि रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, यानी मैन्युफैक्चर के दौरान जो रॉ मटेरियल यूज किए गए हैं उनके द्वारा। यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है एम्प्लॉयड, इसकी जगह आप चाहे तो आपको याद करने में परेशानी हो रही तो इसकी जगह आप क्या सकते हैं, यूज भी आप लिख सकते हो, है ना, कि रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर। दूसरा है कि रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चर, यानी कि एम्प्लॉयड मतलब यूज लिख सकते हो यहाँ पर कि रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है सॉल्वेंट, ठीक है, और सॉल्वेंट की वजह से एक्शन ऑफ रिएजेंट और रिएक्शन बेसिस, अगर आपको कोई रिएजेंट है वो रिएक्शन बेसिस से कर जाए तो उसके थ्रू भी इम्प्योरिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जो एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, उसकी जरिए भी इम्प्योरिटी आ सकती है। अब इन सभी को अपन जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो इन रीजनों की वजह से कैसे जो है इम्प्योरिटी आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसमें आ सकती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, यानी कि आपने जो मैन्युफैक्चर के दौरान, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनके थ्रू जो है इम्प्योरिटी आ रही है। तो ये कैसे हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें अपन इसको। तो सबसे पहले तो अपन को पता है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जो क्या किया जाता है, आपको जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उनके प्रोडक्शन में या बोलो तो उनकी प्रिपरेशन में क्या है, यूज किया जाता है ना। अब क्या होता है, ऐसे एक चीज़ समझो, जैसे कि आपका जो रॉ मटेरियल है, अगर ठीक है आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने जो रॉ मटेरियल जो यूज किया, जैसे कि ये भी था। अब इसमें क्या हो कि ये जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो क्या है, शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर आप रॉ मटेरियल में जो आप इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट रहे, जैसे कि ये वाला अपन देख रहे थे कि आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे लेकिन रॉ मटेरियल के साथ कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, तो आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ गई थी, है ना। तो अगर रॉ मटेरियल के साथ आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ जाएगी, है ना, और उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट इम्प्योर हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा समझो कि जैसे आप क्या करते हो कि कोई भी काम करते हो, ठीक है, जैसे कि अगर आप क्या करते हो, रोटी बनाते हो, है ना, तो रोटी बनाने के दौरान आप क्या देखते हो कि आटे में अगर कोई कंकड़ मंकड़ गिर जाए तो जब आप क्या करते हो, रोटी मोटी बना लेते हो तो उसमें भी वो आ जाता है, कंकड़ क्या है, आपकी इम्प्योरिटी है ना, और आपका आटा क्या था, रॉ मटेरियल था। अगर रॉ मटेरियल में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहे, है ना, तो वो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आ जाएगी, है ना। ऐसी जो अगर आप दाल को भी देखते हो कि जब आप दाल बनाते हो तो उसमें कोई कंकड़ मंकड़ गिर जाता है, ठीक है, तो कंकड़ क्या है, इम्प्योरिटी है, और जब आप देखोगे कि दाल आप बन जाती है तो उसमें कभी कभी कंकड़ आपको मिल जाता है ना, तो वो क्या है, इम्प्योरिटी है। तो इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो रॉ मटेरियल है अगर वो इम्प्योरिटी कंटेंट रहता है तो उसमें क्या होता है, आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी क्या है, आपकी इम्प्योरिटी आ जाती है ना। तो इसके लिए अपन क्या रहता है कि इम्प्योरिटी ना आए, इसके लिए नेसेसरी है। यहाँ पर जो शब्द किया गया है नेसेसरी, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर क्या नेसेसरी है कि आपका जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। और रॉ मटेरियल जो अपन यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या होता है, केमिकल भी हो सकता है और सब्सटेंस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप केमिकल और कोई सब्सटेंस आप एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, मतलब शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप की कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका सबसे पहला रीजन हो गया कि रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आपका जो दूसरा सोर्स था वो था रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। तो अब बात आती है रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका जो रिएजेंट है क्या, है ना, रिएजेंट है क्या। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि जब आप कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे कि यहाँ पर मान लो आपका ए और ठीक बी दो कोई रॉ मटेरियल है, और इन सबसे मिलकर आपका क्या है, ए बी एक नया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप ए और बी के बीच जब रिएक्शन परफॉर्म कराते हो तो उनके बीच रिएक्शन नहीं होती है। तो इसी रिएक्शन को कराने के लिए आपको इसके साथ किसी तीसरे सब्सटेंस
सब्सटेंस को यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर तीसरे सब्सटेंस में आपने सोचो कि आप जो है डी यूज कर रहे हो, है ना, तो आपने यहाँ पर ये क्या है, आपको इसके बिना, ठीक है, बिना बिना इसके आपकी जो है रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती है, आपका प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो आपका डी क्या होता है, रिएजेंट हो जाता है ना, आपका डी क्या होता है, रिएजेंट होता है। तो यहाँ क्या बनता है, ए बी प्लस डी आपको, ठीक है, क्या होता है, एक प्रोडक्ट बन जाता है। अब आप इसको क्या करते हो, आप इसको क्या कर लेते हो, बॉस कर लेते हो, है ना, आप इसको बॉस कर लेते हो तो आपका डी क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है और आपका ए बी बच जाता है ना। तो इस तरह से आपका जो है आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ए बी बन जाता है और यहाँ से डी भी आपका रिमूव हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है कभी कभी कि आप जो है अच्छे तरह से बॉस नहीं करते हो, आपने अच्छे तरह से क्या किया, इसको बॉस नहीं किया, तो आपका जो डी है वो जहीं का तहीं इसमें क्या रह जाता है, ठीक है। या बोले तो आप पूरे कंप्लीटली तरीके से वॉश नहीं करते हो, आपने थोड़ा सा आपको उसने धोया और फिर आपने नहीं धोया, अच्छे से नहीं धोया, तो आपकी जो डी है, ठीक है, इम्प्योरिटी है, वो क्या है, आपके प्रोडक्ट के साथ रह जाएगी। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, आपका जो है इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। और रीजेंट वो एजेंट होता है जो आपकी किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कराने में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि आपका जो रिएजेंट यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से क्या नहीं करते हो, रिमूव नहीं करते हो। यहाँ पर अपन रिमूव किसके द्वारा कर रहे हैं, वॉशिंग के द्वारा कर रहे हैं, वॉशिंग मतलब धोकर अपन कर रहे हैं। तो क्या करती है, इसके द्वारा क्या हो सकता है कि आपकी जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, आपकी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में है उसमें आ सकती है ना। तो ये तो दो रीजन हो गए। अब यहाँ पर अपन अगर और रीजन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप रिएजेंट देखो, आप जो रिएजेंट आपने यहाँ पर यूज किया है, आपने यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया है वो अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है, क्या होता है मार्केट में आप जब देखते हो तो कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी आते हैं, कुछ ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट भी आते हैं। वहीं अगर आपने यहाँ पर जो है अपना डी जो रिएजेंट है वो आपने ख़राब क्वालिटी का यूज किया, है ना, तो उससे इम्प्योरिटी आ सकती है। या फिर हो सकती है वो प्योर नहीं है, ठीक है, प्योर नहीं है मतलब कि आपकी जो रिएजेंट है इसमें कुछ मिलावट है, कोई दूसरा रिएजेंट है, मतलब अच्छी तरह से प्योर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दूसरा रिएजेंट है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ जाए। तो आपका जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हो रिएजेंट, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्योर भी होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपकी इम्प्योरिटी ना आए। और दूसरा है कि आपको जो जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको जो आपको कंप्लीटली तरह से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, तो इस वजह से आपकी इम्प्योरिटी ना आए। अगर आप कंप्लीटली तरह से वॉश नहीं करते हो, आपका जो रिएजेंट है वो हाई क्वालिटी का और जो प्योर रिएजेंट यूज नहीं करते हो, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, आपकी इम्प्योरिटी आ सकती है। तो सेम यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है कि प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हो उसकी जो प्योरिटी है और शुद्धता है और उसकी जो क्वालिटी यानी गुणवत्ता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें कुछ अमाउंट में अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कंटेंट मतलब ठीक है, उसमें प्रेजेंट है कुछ मात्रा में अगर इम्प्योरिटी रिएजेंट के साथ, तो वो क्या हो सकता है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है उसमें भी आपकी एंट्री कर सकती है ना, फाइनल प्रोडक्ट को भी इम्प्योर कर सकती है। अब यहाँ पर जो तीसरा सोर्स है वो है सॉल्वेंट का, है ना। तो सॉल्वेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आप जब भी कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हो, है ना, तो उसमें जो है सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो नॉर्मली अगर केसों में देखा जाए तो नॉर्मली जो है अपन सॉल्वेंट के रूप में वाटर यानी कि पानी का यूज करते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि अपन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हो तो क्या होता है, बहुत सारे बड़े स्केल्स पर, ठीक है, आपके जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, तो मैं जो है अपन वाटर को ठीक है, कॉमन सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, है ना। अब क्या होता है, जो अपन नॉर्मली वाटर अपन देखते हैं तो नॉर्मली वाटर के साथ जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट जैसे आयन क्या रहते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं, है ना, जो कि क्या कहते हैं, आपकी इम्प्योरिटी का एक्ट करते हैं। जैसे कि आपको समझो कि आपने कोई नॉर्मल वाटर आप यूज कर रहे हो और आप उसमें कोई अगर रॉ मटेरियल है, हो सकता है आपका वाटर जो है जो उस रॉ मटेरियल के साथ जो आपके वाटर में जो सोडियम और कैल्शियम और जो मल्टीपल जो आयन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उनमें से कोई आयन उसके साथ रिएक्शन कर जाए और रिएक्शन करके कोई डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बना ले। हो सकता है वो जो आपने प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, वो टॉक्सिक हो, नुकसान भी तो कर सकता है ना। जैसे कि आप कोई ड्रग बना रहे हो और आपने नॉर्मल वाटर यूज कर लिया, है ना, जिसमें ये आयन प्रेजेंट है, तो भाई कोई नया प्रोडक्ट बना के वो टॉक्सिक भी तो हो सकता है, किसी भी तरह का नुकसान भी तो पहुंचा सकता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि अपन अवॉइड करते हैं नॉर्मल वाटर को, और नॉर्मल वाटर की जगह अपन क्या करते हैं, जो अपना प्यूरीफाइड वाटर होता है या बोले तो डिस्टिल वाटर होता है, ठीक है, उसका अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिस्टिल वाटर वही वाटर जो आपने देखा होगा कि जो बैटरी में डाला करते हैं, आया करता ना, आपने देखा होगा, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही होगी, है ना। तो क्या करते हैं अपन, प्यूरीफाइड वाटर और डिस्टिल वाटर का अपन यूज करते हैं, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या रहते हैं, इनमें जो है आयन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, ये सब आयन में से क्या रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, है ना। तो अगर
नॉर्मली अपन प्यूरिफाइड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर का यूज ना करके इन वाटर का यूज करें नॉर्मली वाटर का, तो क्या होता है उससे भी आपकी इम्प्योरिटी आ सकती है ना। तो ये तो नॉर्मली हो गया सॉल्वेंट का। अब अगर अपन बात करें जो अपना चौथे फैक्टर कौन सा था, है ना, तो जैसे कि अपन क्या करते हैं जब अपन रीजेंट का यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि आप जो रीजेंट का यूज कर रहे थे, ठीक है, अगर आपका वो रीजेंट आप रिएक्शन बेसिस के साथ रिएक्शन कर जाए, जैसे कि आप जब प्रैक्टिकल किए होंगे अभी आपने, तो आपने प्रैक्टिकल में क्या देखे होंगे कि अब ऐसे इस तरह से कुछ ग्लास वेयर लिए रहते हो आप, ठीक है। तो ग्लास वेयर में आप क्या करते हो, जब आप कोई सॉल्यूशन मोल्यूशन बनाते होगे तो आप ग्लास वेयर में क्या करते हो, पहले कोई सॉल्वेंट डालते हो, ठीक है, उसके साथ आप दूसरा जो मटेरियल रहता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, एक कोई ए है, ए रॉ मटेरियल है। अब इसी में आप क्या करते हो, दूसरा रॉ मटेरियल मिला देते हो, ठीक है, इसी में आपने दूसरा रॉ मटेरियल मिला दिया बी, ठीक है। अब इसी में आपको आपको रिएजेंट की आवश्यकता है तो आप इसमें क्या करते हो, कोई रिएजेंट मिला देते हो, जैसे आपने यहाँ पर रिएजेंट मिला दिया सी, है ना, तो आपने इसमें क्या कर दिया, रिएजेंट बना दिया। अब आपने जो मान लो ऐसा हो सकता है कि इनके बीच क्या चल रही है, एक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है ना, इनके बीच क्या चल रही है, एक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो अब यहाँ पर मानो जैसे कि आपका ये क्या था, आपका जो रिएक्शन बेसल्स था, अगर वो आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, निकलेट, जिंक और लेड, ठीक है, इन सभी इसका बना हुआ है। जैसे कि मान लो ये अपना क्या है, आपका ये जो है आयरन का बना हुआ है ना, तो अगर ये आपका आयरन का बना हुआ है मतलब या किसी और भी मेटल का बना हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है आपका जो रिएजेंट है वो इस आयरन मेटल से, ठीक है, क्या कर जाए, रिएक्शन कर जाए, है ना। अगर इससे रिएक्शन कर गया तो हो सकता है कोई डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बना ले जो टॉक्सिक हो, ठीक है, या टॉक्सिक ना हो, है ना। तो अपने ए बी प्रोडक्ट की जगह कुछ और प्रोडक्ट आपके साथ में मिल जाए, है ना। तो जो क्या हो सकता है, इम्प्योरिटी के रूप में एक्ट करेगा, टॉक्सिक भी हो सकता है और नॉन टॉक्सिक भी हो सकता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपन रिएक्शन बेसिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, अगर वो मेटलिक है जैसे कि आयरन का है, ठीक है, कास्ट आयरन का है, या फिर कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, निकेल का है, जिंक का है, या फिर लेड का है ना। मान लो किसी भी तरह का मेटलिक है रिएक्शन बेसिस और उसके साथ आपका जो रिएजेंट है, ठीक है, वो रिएक्शन करके कोई अनवांटेड प्रोडक्ट बना ले जो कि क्या हो, टॉक्सिक हो या फिर नॉन टॉक्सिक हो, है ना, लेकिन वो क्या करेगा, इम्प्योरिटी के रूप में एक्ट करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको जो रिएक्शन बेसिस है उसको जो है मेटलिक नहीं होना चाहिए, नॉन मेटलिक होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वरना क्या होगा, आपका जो है रिएजेंट उसके साथ यूज क्या कर जाएगा, एक्शन कर जाएगा, यार बोले तो रिएक्शन कर जाएगा, तो आपकी क्या होगी, इम्प्योरिटी बन जाएगी। अब जो पांचवा रीजन है वो है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन मतलब एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, वातावरण, यानी कि चारों ओर का जो वातावरण है, ठीक है, उसमें कॉन्टामिनेशन। और पता है कि अपना जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें बहुत सारी गैसेस रहती हैं, जैसे यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, आर्सेनिक, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसी बहुत सारी गैसें क्या रहती हैं अपने एटमॉस्फेयर मतलब अपने वातावरण में, ठीक है, अपनी हवाओं में चारों ओर क्या रहती हैं, घूम रहती हैं, प्रेजेंट रहती है। आपको पता ही है कि अपने वातावरण में बहुत सारी गैसें क्या है, प्रेजेंट है। इसके साथ साथ जो डस्ट होती है, ठीक है, डस्ट होती है, ठीक है, या बोलो तो उसमें क्या रहता है, सल्फर, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका, सूट, ठीक है, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। डस्ट मतलब धूल, ठीक है। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में धूल और बहुत सारी गैसें क्या रहती है, प्रेजेंट रहती हैं। और आपकी ये जो गैसें हैं, ठीक है, या बोलो तो ये जो धूल है, डस्ट है, वो क्या करे, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आप जो रिएजेंट यूज कर रहे हो या बोलो तो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ कर जाए, क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। अगर उनके साथ रिएक्ट कर गई और उससे सोचा कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बना लिया जो कि क्या करेगा, इम्प्योरिटी की लीड करेगा, है ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपने इस चीज़ का अपन ध्यान रखते हैं कि एटमॉस्फेयर में कोई भी क्या हो, एटमॉस्फेयर की कोई भी गैस उससे रिएक्ट में एक्ट ना कर जाए। इसलिए अपन क्या करते हैं, जब इंडस्ट्रियों में, ठीक है, क्या किया जाता है, एक सेपरेट जो है रूम बनाया जाता है जिसमें ये सब जो है प्रोसेस की जाती है। वहाँ पर पूरे एटमॉस्फेयर से, ठीक, एटमॉस्फेयर की जो कॉन्टामिनेशन रहता है उससे क्या किया जाता है, बचाया जाता है। क्योंकि जो है एटमॉस्फेयर में गैसें प्रेजेंट रहती हैं, बहुत सारी डस्ट प्रेजेंट रहते हैं। डस्ट में क्या होता है, बहुत सारी गैसें हैं, मैस हैं, ठीक है, या बोले तो सल्फर, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका इत्यादि जो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, आपको जो रॉ मटेरियल है, रिएजेंट है, उसके साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करके कोई डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बना ले जो हो सकता है आपका कोई टॉक्सिक हो या फिर टॉक्सिक नहीं भी हो, लेकिन वो एज ए इम्प्योरिटी के रूप में एक्ट करेगा कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको प्रोडक्ट ए था लेकिन आपको प्रोडक्ट मिल रहा है बी, चाहिए आपको मूंग की दाल था लेकिन मिल रही है आपको उड़द की दाल, है ना। तो क्या है, इम्प्योरिटी हो गई ना। तो इसी के साथ साथ जो अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो अपन को डिस्कस करना है, ठीक है, वो है लिमिट टेस्ट के बारे में। इम्प्योरिटी देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इस वीडियो में अपन जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं।
देखो एमपीओटी, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो आपके यूनिट 1 है, यूनिट 1 से जो आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, और जो है अधिकांशतः जो है जैसे कि 100 में से 90 बार जो है क्या होता है, आपकी यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आपकी जो हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप क्या करते हो, जैसे फार्मास्यूटिक्स देखोगे तो उसके एग्जाम में भी आती है, एनालिसिस के एग्जाम में भी आती है, इसी साइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम में भी आती है। तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया के। लेकिन अभी जैसे अपन आरजीपीवी का केस देखें तो आरजीपी के केस में इम्प्योरिटी तो जो है हर साल आती ही आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 1 से। इसी के साथ साथ अब जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट और आर्सेनिक। ये 3 लिमिट टेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझो कि आपकी यूनिट 1 अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके जो है 25 से 30 के बीच में आपके जो नंबर है, या कभी कभी आपको जो 3 क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं, तो इतना तो आपको कंफर्म हो जाता है यूनिट 1 से। इसलिए यूनिट 1 को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और नोट्स के लिए जो है डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई, वहाँ ज्वाइन कर लेना। और यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।